अम, नमस्कार पहले आप सबको। अम, यहाँ पर आकर बात करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। शादी की जो तैयारियां होती है वो बहुत कंफ्यूज तरीके से हमारे आजकल समझ में आ रही है, क्योंकि ज्यादातर हम जब शादी की तैयारी सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि वेन्यू क्या होना चाहिए, इवेंट्स कितने होने चाहिए, फिर लहंगा कितने का होना चाहिए। तो ज्यादातर हमारा फोकस वहां होता है कि जब हम शादी की तैयारियों की बात करते हैं, जबकि हम इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें टोटली भूल जाते हैं। और इसके बारे में बात करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिवोर्सेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अम, और जब हम शादी करते हैं, हम करते हैं, हमारे बच्चे शादी करते हैं, तो हम ये तो सोच के नहीं करते कि कुछ समय बाद डिवोर्स हो जाएगा। हम तो एक लाइफ लॉन्ग वाला, आज भी हम वो लाइफ लॉन्ग वाला फीलिंग लेकर चलने वाले लोग हैं, राइट, फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर वाला। तो क्या चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है? इसके बारे में हमको बात करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में बात करके क्या फायदा, कि दोनों का झगड़ा हो रहा है, अब झगड़ा कैसे सॉल्व किया जाए। राइट, लड़की घर में खुश नहीं है या लड़का खुश नहीं है, उसको उस समय आपके पास करने के लिए बहुत कम होता है। राइट, तो हम वहां तक पहुंचने के पहले ही क्या हम कर सकते हैं? राइट, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो हमको यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, तो जिनका अच्छे से शादियां फिक्स हो रही है, शादी के पहले झगड़े नहीं है, या लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, वो अक्सर हंसते हैं इन चीजों के बारे में। हम बाद में आएंगे आपके पास काउंसलिंग के, मतलब बाद में, मतलब जब सब बिगड़ जाएगा तो हमको कोई जरूरत नहीं है काउंसलिंग की। और यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमसे मिस हो रही है, उनके बारे में आज हम बात करें। और हमने जब टॉपिक का डिस्कस किया था तो हमने ये भी कहा था कि हमको सिर्फ लड़का या लड़की इनके लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं सजेस्ट करना है, हमको उनके पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के पेरेंट्स के लिए भी प्री मैरिटल काउंसलिंग सजेस्ट करना है। तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे कि जरूरत क्या है, क्या वजह है जिसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि हमको अ, बात करनी चाहिए इन चीजों के। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड मैंने सेट किया है। अभी इसके बारे में हम आगे बढ़ के बात करेंगे। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे ना, आप उन्हें नोट करके रखिएगा, सो दैट इन द एंड वी कैन टेक द आंसर्स, क्वेश्चंस, राइट। तो सबसे पहले ये सवाल उठाते हैं लोग कि ये टॉपिक पे बात करने की क्या जरूरत है। मैं कह रही हूँ सिंपली एक ही चीज है कि हमको दिख रहा है डिवोर्सेस हो रहे हैं, हम अपनी आंखें बंद करके अब नहीं बैठ सकते। मतलब पहले ऐसा था कि दूर के किसी के रिश्तेदार की बात सुनाई देती थी कि फला के यहाँ पे डिवोर्स हो गया। अब हमारे घर में हो रहे हैं, हमारे पड़ोस में हो रहे हैं, हमारी फैमिली में हो रहे हैं, तो अब हम आंखें बंद करके बैठ नहीं सकते। और ये सोचना कि भाई सबके साथ हो रहा है लेकिन हमारे साथ नहीं होगा, मुझे लगता है ये एरोगेंस है। तो इस एरोगेंस को दूर करके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों, इसकी जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझिए, शादी के पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों की बात करना, समझना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कि हमारे टाइम पे तो ऐसी शादियां हो जाया करती थी, हमको किसने सिखाया था? आपको सोसाइटी ने सिखाया था, आपको परिवार ने सिखाया था। आप ये मत कहिए कि आपको किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि हम बड़े परिवारों में रहते थे, एक्सटेंडेड फैमिलीज होती थी साथ में। तो जो एसेंशियल चीजें हैं शादी में एक मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, आप जब चार लोगों के साथ, एक्स्ट्रा लोगों के साथ में रह रहे हैं, जगह कम होती थी पहले, ऐसे हर एक के अलग अलग कमरे नहीं होते थे। तो जो बेसिक चीजें थी कि आपको दूसरों के लिए जगह बनानी है, छोटी सी चीज, वो नेचुरल थी। क्योंकि जगह नहीं होती थी इसलिए साफ सफाई रखना जरूरी होता था, वो नेचुरल थे। सुबह उठने के बाद में बिस्तर अपना बना के रखना जरूरी था, बांध के रखना जरूरी था, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि आप दिन भर आपके बिस्तर लगे हुए हैं और आप फिर भी आप घर में इधर उधर जा रहे हैं। घर में जब इतने सारे परिवार वाले होते थे तो हमारे मन की जैसा हर बात नहीं होती। तो क्योंकि हमारे मन की जैसी हर बात नहीं होती थी, तो हमको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना आ गया, हम में पेशेंस डेवलप हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको लगता है कि ये तो हमने कर लिया, ये हमको सिखाया गया था बट बिना कहे, क्योंकि हम वैसे एनवायरनमेंट में रहते थे। अब हमको समझना ये जरूरी है कि हमारे बच्चे जो है वो इंडिपेंडेंटली बड़े हुए हैं। राइट, हमारे बच्चे इस तरह से हमने बड़े किए हुए हैं कि मोस्टली दोनों के हमारे बच्चों के कमरे अलग हुआ करते थे व्हेन दे वर ग्रोइंग। राइट, तो उनको किसी के साथ में कुछ शेयर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी।
जब लैपटॉप आया तो दोनों के लिए अलग अलग आया, एक नहीं आया कि आप शेयर कर लो। राइट, चॉकलेट तो बहुत दूर की बात है, खाना तो बहुत दूर की बात है, सारी चीजें इंडिपेंडेंटली हमने बच्चों को प्रोवाइड की हुई है। उनके पास में उनको शेयरिंग नहीं आता, उनको एक एक स्पेस शेयरिंग भी नहीं आता है। मतलब आज आज का बच्चा जो है किसी और के बाथरूम में जाने के पहले 10 बार नाक मरोड़ता है, 10 साल का बच्चा भी, क्योंकि उसको आदत होती है मेरे घर में ऐसे मेरी मम्मी मेरे हिसाब से ऐसा करके रखती। राइट। तो शेयरिंग जो है वो चीज हमने कभी सिखाई नहीं है, उनको आने वाली नहीं। तो ये बात समझिए आप कि हमको आपको सिखाया गया था, समाज ने सिखाया था, क्योंकि उस समय ऐसी ऐसा सिस्टम था। और हमारे बच्चों को हमने वैसा एनवायरनमेंट ही नहीं दिया है, तो उनको भी ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आनी चाहिए, ये सोचना ये हमारी गलती। तो पहले जैसे शादी के पहले हमसे कोई खास बात नहीं करता था, हमको कोई खास सिखाता नहीं था, हम आज भी वही करते हैं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं बताते हैं शादी के पहले। ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि उनको भी तो आना ही चाहिए जैसे हमको आया था। बट नो, दे आर एट अ डिसएडवांटेज। उनको हमने कुछ नहीं सिखाया है, उनको समाज ने कुछ नहीं सिखाया हुआ, दे आर एट अ डिसएडवांटेज, उनको उनसे बात करनी पड़ेगी। राइट। तो ये रीजंस है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पहले के जमाने में आप जानते हैं शादियां क्यों चल जाया करती। पहले के जमाने में शादियां इसलिए चल जाया करती थी क्योंकि लड़की में एक कॉम्प्रोमाइज की भावना बचपन से पैदा की जाती थी कि तुमको कॉम्प्रोमाइज करना है। ये उसने देखा भी हुआ है, ये उसको बताया भी जाता था, समाज भी बार बार इसी चीज के बारे में बात करता था कि तुमको सैक्रिफाइस करना है, तुमको कॉम्प्रोमाइज करना है। दूसरा, जब लड़की की शादी होती थी तो उसको कोई एनकरेज नहीं करता था कि भाई नहीं नहीं पॉसिबल नहीं, अगर ठीक होता है तो आप वापस आ जाओ। अब मैं मेरी बेटी को भेजूंगी तो उसको बताऊंगी बेटा कुछ भी प्रॉब्लम होगा पहले मुझे बता। राइट, वी आर देयर, डोंट थिंक कि ये घर तुम्हारा नहीं है। तो ये बताकर मैं अपनी लड़की को भेज रही हूँ। तो उसको अगर तकलीफ है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमने उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बड़ा भी नहीं किया हुआ है। हमने उसको पढ़ाया लिखा है यही सोच के कि शी शुड बी एबल टू लिव एन डिग्निफाइड लाइफ फॉर हर। तो वो अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो पुराने जमाने के आपके हमारे जैसे लोगों की तरह एडजस्ट नहीं करेगी। राइट। तो शादियां नहीं चलने वाली। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें फैक्ट है, हमारे आपके लाइफ में हमारे दरवाजे तक आ चुके हैं। तो हमको प्री मैरिटल काउंसलिंग, प्री मैरिटल डिस्कशंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। दिस इज नॉट समथिंग वेरी फैंसी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट। दूसरा, अब लड़के लड़की का तो ठीक है। मुझे लोग कहते हैं कि लड़के लड़की को तो बस सिखाना ही पड़ता है, पेरेंट्स क्यों? हमें तो सब पता है, हमको क्या आप सिखा रहे हैं? तो मैं एज एज अ पेरेंट, एज एन एडल्ट, एज अ काउंसलर कह रही हूँ हमको कुछ नहीं पता है। ओके, ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना जरूरी है। हमारे थोड़े हमको यहाँ से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा। हमको कुछ नहीं पता है। क्योंकि क्या होता है कि हर रिश्ते में हम कैसे बिहेव करेंगे ये वो रिश्ता होने के बाद ही होने लगता है। हम पहले से प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि हम इस हर रिश्ते में एक ही तरीके से बिहेव करेंगे। ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। तो वो जो हमारे बेटे का दामाद आने वाला है या हमारी बेटी का बेटे की बहू आने वाली है, इनके साथ हम कैसे बिहेव करेंगे ये हमको सब मालूम है। ये सोच के चलना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि वो जो व्यक्ति हमारे परिवार में ऐड होने वाले हैं वो भी अपना एक अलग पर्सनालिटी लेकर आ रही है, अपने अलग संस्कार लेकर आ रही है। उसको आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें कि आपको चाय और शक्कर के डब्बे एक पर्टिकुलर तरीके से ही रखना पसंद है, ये उसको नहीं पता। ये उसको नहीं पता है। तो जब उसको ये पता नहीं है, आपको उसकी आदतें के बारे में नहीं पता, उसको नहीं पता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि भाई मैं सब संभाल लूंगी, मैं सब सही करूँ? हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले जब हम ये एक्सेप्ट करेंगे एज पेरेंट्स कि मुझे नहीं पता है, तो हम शायद सीखने के कुछ मोड में रहे। राइट। तो क्या सीखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात हमारे लिए समझना कि क्या सीखना है। पेरेंट्स से ही स्टार्ट करते हैं। लड़का लड़की को तो बहुत कुछ चीजें हैं जो हमने सिखाई हुई है या सिखाएंगे, बहुत लोगों को पता भी है, पर हम पेरेंट्स से पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है कि पेरेंट्स अपने बेटे की या बेटी की शादी कराने के पहले अपना खुद का काउंसलिंग करवाएं। इसके रीजंस जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये रीजंस यहाँ से शुरू होते हैं कि
क्या आपको पता है कि आप अपने बेटे की या बेटी की शादी क्यों करवा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट आप समझा के देखिए। ज्यादातर लोग आप में से जवाब देंगे कि अब उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। राइट? उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसको समझने। तो जब आपको लग रहा है उम्र हो गई, मतलब वो ताड़ के जैसा बढ़ गया है, तो उसको सारी दुनिया की समझ आ गई, अब इसकी शादी करा दी। या ये मेरी जिम्मेदारी से मुझे छुटकारा पाना है, इसीलिए चलो उम्र हो गई, अभी ये भी एक काम हमको निपटा देना है। राइट? हम ये नहीं सोच रहे कि मेरा लड़का या लड़की शादी के लिए रेडी है। और शादी मतलब ये नहीं कि नौकरी करने लगा है या नौकरी करने लगी है, एजुकेशन कंप्लीट हो गया तब शादी। शादी के लिए रेडी है मतलब शादी क्या है, क्या वो समझते हैं? क्या शादी की जिम्मेदारियां वो समझते हैं? क्या शादी में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो जानते हैं? तो ये मैंने कभी सोचा है कि इज माई चाइल्ड रेडी फॉर समथिंग लाइक अ मैरिज विच इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट? चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हर शादी में देयर गोइंग टू बी वन पार्ट जो आपको पसंद नहीं आए। हर रिश्ते में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी कोई एक रिश्ता नहीं होता जिसका आपको सब कुछ पसंद आए। तो देयर इज गोइंग टू बी सर्टन पार्ट जो लड़के को लड़की को आपको पसंद नहीं आएगा। बट फिर भी कैसे उन चीजों से आगे निकला जाए, क्या ये आपके बच्चे की समझने की मैच्योरिटी है? और अगर वो मैच्योरिटी नहीं है तो क्या आप सही कर रहे हैं उनके शादी के लिए पुश करके? राइट? दूसरा सवाल, अगर आपको लगता है, अगर आपने ये सारा एनालिसिस करके अगर आपको समझ में आ गया कि नहीं मेरे बच्चे को सब समझ में आता है, ही और शी कैन मैनेज द लाइफ, तो फिर आपके लिए दूसरा सवाल है कि क्या आप उनका उनका उनकी मैरिज शुरू होने के बाद क्या आप पीछे बैठकर आराम से देख सकते हैं बिना उसमें इंटरफियर किए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिना बेटे के या बेटी के शादी में इंटरफियर किए क्या आप चुपचाप दूर से देख सकते हैं? और आप चुपचाप दूर से देखने के लिए तभी रेडी होंगे जब आपको भरोसा होगा कि मेरे लड़के को या लड़की को उतनी मैच्योरिटी है कि ये हैंडल कर ले। और अगर आपको लगता है कि बर्तन कहाँ पर रखना है और मेरे बेटे से कैसे बात करना है और ये रोटी किस तरह से परोसनी है, और या फिर दामाद ने या बेटी ने कब घर आना है कब बाहर जाना है, ये अगर आपको लगता है इनको नहीं समझता और आपको बताना जरूरी है, तो मुझे लगता है वो आपके बच्चे शादी के लिए रेडी ही नहीं। तो देखिए, दो दो बहुत बहुत ही क्लियर बात है। ओके, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आपके बच्चे मैच्योर है शादी करने के लिए तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। और आपको लग रहा है कि आपने 10 बार बताए सिवा आपके बच्चे सब गलत करने वाले, तो प्लीज शादी मत कराइए उनकी। वो रेडी नहीं है उस चीज के लिए। केवल उम्र बढ़ने से शादी करने वाला जमाना गया। क्योंकि आपके बेटे की जो बहू आएगी या बेटी का जो दामाद आएगा, वो भी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज है, वो भी अपनी तरीके से जीना चाहेंगे। वो आपकी तरीके से नहीं जीना चाहेंगे। आपके सिर के ऊपर अगर आज कोई डंडा लेकर बैठ जाए कि नहीं भाई इतने ही बजे उठो इतने ही बजे सो, ऐसे ही खाना बनाओ ऐसे ही खाओ, ऐसे ही चीजें पहनो, तो क्या आपको चलेगा वो? तो वो आपके घर में आने वाली बहू ने क्यों चला लेना चाहिए? और इसमें भी आपको मैं बहुत एक मजेदार बात बताना चाहूंगी। आजकल हर फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि हमारी बहू पढ़ी लिखी हो, उसको स्मार्ट हो, पढ़ी लिखी हो, उसको दुनियादारी समझती हो। लेकिन वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगी, वो आज की सास को आज भी नहीं पसंद आता। तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पेरेंट्स को करना, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। राइट? शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल ऑफ टुडेज लाइफ एंड शी इज गोइंग टू लिव द वे शी वांट्स। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा मेच्योर है शादी करने के लिए, तो पीछे हट के देखने के लिए आप तैयार है क्या? ये आपको सबसे पहले पूछना पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जो आपको पूछना, अपने आप से पूछना या सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अम, जब मेरे बेटे की या बेटी की शादी हो जाएगी तो क्या मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए रेडी हूँ? इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते नाते तोड़ दें। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि उनका जब नया लाइफ शुरू होगा ना, उनको आपस में बहुत टाइम लगेगा एक दूसरे के लिए। वो एक तो जो दोनों भी नौकरी करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद में बचा हुआ टाइम वो एक दूसरे के साथ में स्पेंड करना चाहेंगे। क्योंकि उनकी नई लाइफ शुरू हो रही है, उनको एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम आपके लिए ना हो। तो क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हैं?
आपकी उतनी तैयारी हो गई है मानसिक कि केवल घोड़ी पे बिठा के और अच्छा लहंगा पहना के शादी नहीं होती है। शादी का मतलब ये है कि जो नया कपल बन रहा है उनको एक लाइफ, अच्छी लाइफ जीने की शुरुआत करने की हम पॉजिटिविटी दे पाए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं आज भी आज के जनरेशन की मदर्स भी कई सारी देखती हूँ कि जब बेटा बहू एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको पसंद नहीं आता है। ये फैक्ट्स है। क्योंकि मैं 20-25 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ, ये सारी चीजें देख रही हूँ, समाज में कुछ खास बदला है नहीं। हाँ, परसेंटेज शायद कम हो गया होगा, पर फिर भी एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये समझना ये है कि एक माँ जो है ना वो अपने बेटे को और बेटी को बड़ा इक्वली बड़ा करती है आजकल, तो वहां तक माँ मॉडर्न हो गई है। तो माँ जो है ना वो बिल्कुल कि बेटी तो तुझे बहुत पढ़ना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपनी खुद की अपना खुद का सैलरी होनी चाहिए बेटा, अपना इंडिपेंडेंस रखना चाहिए बेटा, किसी की सुनना नहीं तुम, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे जब कह के अपनी बेटी को बड़ा कर रही है, उस समय अपने बेटे को ये नहीं कहती कि बेटा तेरी बहू भी ऐसे ही आएगी, सो यू ऑल्सो नीड टू लर्न हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ अ गर्ल। ये आज की माँ भी नहीं, आज भी नहीं चाहती। वो आज भी चाहती है कि मेरी बहू जो आए ना वो ऐसी गर्दन नीची करके, भले ही बेटा चाहता है कि पढ़ी लिखी लड़की हो वो जॉब पर जाए लेकिन घर में गर्दन नीची करके आए। और ये जो कंफ्यूजन्स हैं ये पेरेंट्स के मन में जब होते हैं तो वो बेटा बहू के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि बेटा जो है वो, देखिए आपको एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो लड़के होते हैं ना, आ, उनकी शादी के बाद उनको पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आप दे या ना दे, हमारा एक समाज इस तरह से है कि जब जब वो मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन शादी हो जाती है, उनको अचानक ये फील आने लगता है कि मेरी वाइफ की वजह से मैं पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो। तो ऑलरेडी वो उस प्रेशर में होता है, और जब पेरेंट्स कंटिन्यूअसली उससे डिमांड करते हैं उसका समय, या भाई कि आप कंप्लेन करते हैं बहू की बार बार छोटी छोटी चीजों पे, तो लड़का सबसे ज्यादा, आपका बेटा सफर करता है, आपकी बहू उस कम शायद सफर करती है। क्योंकि उसके लिए आप भी उतने इंपॉर्टेंट है जितनी वो लड़की। क्योंकि आपको अगर, जैसे आप पेरेंट्स हो, आपको अगर मैं आज के दिन कहूंगी कि भाई आपके हस्बैंड जो है वो दूसरे व्यक्ति है, वो तो दूसरे घर से आए हुए हैं ना, या आपके बहुत क्लोज नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? आपके लिए तो वो पहला व्यक्ति है ना। तो आपके बेटे बहू के लिए भी वो पहले, एक दूसरे पहले व्यक्ति है। दे आर फॉर्मिंग अ फैमिली अमंग देमसेल्फ। आप वो बहू को बाहर से आई हुई लड़की जैसा जब ट्रीट करते हो तो आपके बेटे को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये छोटी 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 जो बातें जब हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो हम डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके उनकी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी शादियों में मैं जितने डिवोर्स केसेस देखती हूँ, जितने शादी के प्रॉब्लम वाले इश्यूज देखती हूँ, 50% दोनों के आपस के इश्यूज होते हैं, लेकिन 50% आर बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स, या इस तरह के या उस तरफ के। ये हम झुटला नहीं सकते, ये फैक्ट्स है। अब पेरेंट्स कहते हैं कि भाई हमने बच्चे को इतना बड़ा किया, सब किया, वो हमारे तरफ ध्यान नहीं देगा, वो बहू की तरफ नहीं ध्यान देगा। या आजकल बेटियां भी कई मैंने देखा है जो सिंगल डॉटर्स हैं फैमिली में, वहां पे शादी होने के बाद भी पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि इसने हम हमारे तरफ ही पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये जब एक्सपेक्टेशंस होते हैं, तो हम, मुझे लगता है कि ऐसे एक्सपेक्टेशन हो तो हमने हमारे बेटे को और हमारी बेटी को हमारे घर में ही रखना चाहिए। शादी वादी आप कराइए मत। क्योंकि शादी का मतलब है कि आपका बेटा या आपकी बेटी एक नया परिवार शुरू करने जाने वाले। प्लीज अंडरस्टैंड, उस एक नया परिवार शुरू करने जाने वाले जो उनका लाइफ लॉन्ग का परिवार रहने वाला है। आप परमानेंटली नहीं रहने वाले हो, उनका लाइफ लॉन्ग का परिवार वो है। और दोनों को एक दूसरे को बहुत समय देना पड़ेगा। अगर आप रेस्पेक्टफुली उनके स्पेस को मानते हो, अगर आप रेस्पेक्टफुली उस रिलेशनशिप को कवर करते हो, अगर आप रेस्पेक्टफुली उस रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन एक डिस्टेंस से, तो आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट भी मिलेगा जो मिलना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली देखा गया है कि सब इनसिक्योर हो जाते हैं। स्पेशली मदर्स बहुत इनसिक्योर हो जाती है जब लड़के की शादी होती है। जहां फैमिलीज में जहां मदर अकेली है, शी इज अ विडोड लेडी या डिवोर्स लेडी, अगर वो अकेली है, तो जब बेटे की शादी होती है तो उसको बहुत इनसिक्योरिटी हो जाती है। और वो इनसिक्योरिटी के चलते जाने अनजाने में वो चाहती है कि बेटे का ध्यान पूरा मेरी तरफ है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहू की कंप्लेंट बेटे के पास में करे।
जो चीजें शायद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे में मैनेज भी कर ले, इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो जब आप कंप्लेन करके उनके दिमाग में बातें भरते हो तो वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि भाई बेटे बहू की शादी हो गई तो उन्होंने आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल चले जाना चाहिए, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट उनको अपनी दुनिया बनाने का समय तो दीजिए। एक दूसरे को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप अपनी शादी को याद करके देख लीजिए कि आपकी शादी में कितने टाइप के प्रॉब्लम्स आए, कितने सारे इश्यूज थे जो स्टार्टिंग में आपको थे। आपको आपकी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम डेफिनेटली रही होगी, आपको अपने घर में एक्स्ट्रा बहुत काम करना पड़ रहा है इसकी तकलीफ रही होगी, आपको हस्बैंड ध्यान नहीं देते इसकी तकलीफ रही होगी। तो ये जब चीजें आपको तकलीफ थी तो आपकी बहू को या बेटी को ये तकलीफ या दामाद को ये तकलीफें नहीं आनी चाहिए। इतनी मैच्योरिटी अगर हम में 40-50 साल की उम्र में नहीं आई है तो मुझे लगता है कि हमने कुछ नहीं सीखा जिंदगी। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत समझना जरूरी है कि मैं अपने बच्चे की शादी क्यों करा रही। इज माई चाइल्ड रेडी टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिज? ओके, ये पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको। मे बी अगर आपके यहाँ पे इस उम्र के बच्चे हैं जिनकी शादी कराने की आप सोच रहे हैं, तो मे बी यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स और इसके ऊपर आप बाद में अपने आप से विचार कर सकते हैं, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर वन, वाई डू आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू गेट मैरिड? मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की शादी। दूसरा, क्या मेरे बच्चे में उतनी मेच्योरिटी है कि वो शादी जैसे डेलिकेट बैलेंस को संभाल पाए। तीसरा, क्या मैं अपने नए इस नए जोड़े को, लड़का बेटा बहू या बेटी और दामाद, क्या इनको स्पेस देने के लिए मैं रेडी हूं? क्या मैं अपनी जिंदगी बढ़िया तरीके से जी सकती हूँ या जी रही हूँ जहां पे मुझे इनकी लाइफ में या इनका जरूरत इमीडिएटली ना हो। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, और तीज त्योहार पे आप मिल रहे हैं, सब मिलके कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन अगर बेटा बहू आपस में बिजी है तो क्या मुझे तकलीफ होने वाली है? प्लीज पूछिए अपने आप से ये चीज, और ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिए, क्योंकि ये जवाब किसी और को देना नहीं है आपको, तो झूठ मत बोलिए। दूसरों को जब हम जवाब देते तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे खुद को जवाब देना है, और इस बात को समझिए। मैंने देखा है कि कई घरों में आज लड़के लड़कियां शादी नहीं करना चाहते, लेकिन माँ बाप फोर्स किए जा रहे हैं, और फोर्स करने के बाद में जब शादी करते हैं तो फिर माँ बाप पहले अपना एजेंडा सामने रखते हैं। तो आप चाहते क्या है? दूसरा, अगर मैं अपने बेटी और बेटे के लिए किस तरह का पार्टनर चाहती हूँ, ये आप प्लीज क्लियरली सोचिए। आज हर फैमिली कहती है कि नहीं नहीं, हमको तो भाई पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। वो पढ़ी लिखी लड़की जब काम पे जाती है तो आपको तकलीफ होती है। ओके, ये देखिए, जो जो भी कहती हूँ ये एक जनरलाइज सिनेरियो, देयर आर एक्सेप्शंस। अभी नए लोग हैं, चेंज हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप में से हर व्यक्ति ऐसा करता है, बट ये जनरली आज भी मैं देखती हूँ। आज भी जब जब लड़का अपना काम पे जा रहा है, वो 10 बजे के जॉब के लिए 9 बजे उठ के तुरंत भाग रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू 10 बजे के जॉब के लिए 6 बजे उठे, खाना बनाए, हेल्प करे सबकी। कुछ नहीं, खाना बनाने के लिए कोई होगा तो शक्ल दिखाए, मेरे से प्यारी प्यारी बातें करे, मेरी बेटी के जैसी फिर वो जाए। और आने के बाद भी आपका बेटा आराम से बैठ सकता है, लेकिन बहू से एक्सपेक्टेशन देखो, आके बैठ गई। मैं आज भी कितने लोगों से सुनती हूँ कि जब अपनी बेटी जॉब करती है तो उसकी खूब तारीफ करती है कि देखो घर संभाल के पूरा जॉब भी कर रही है, कितनी मेहनत करती है मेरी बेटी। और जब बहू जॉब करने के लिए जाती थी, ये तो क्या तैयार होकर निकल जाते हैं, सुबह से हम बैठे रहते हैं घर। ये आज भी सुनने को मिलता है। तो हम रेडी नहीं हैं। प्लीज अपने आप से झूठ बोलना बंद करिए, क्योंकि ये जो डायलॉग है, कि ये जो क्वेश्चन है कि आपको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, ये एक सवाल आपको अपने लड़के के साथ भी पूरी तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा, क्या वो भी इस चीज के लिए रेडी। क्योंकि उसने अगर अपनी मदर को देखा हुआ है कि मदर घर का सारा काम करती है, तो आप भले ही पढ़ी लिखी लड़की लाए, उसका एक्सपेक्टेशन आज भी यही रहेगा कि घर का काम तो यही करेगी, वाइफ ही करेगी। तो उसको भी अवेयरनेस होना चाहिए ये चीज की भाई पढ़ी लिखी लड़की है, और अगर आप चाहते हो कि जॉब करने वाली लड़की है, तो वो भी आप ही के जैसे आराम करेगी। वो भी एक्सपेक्ट करेगी कि मुझे बैठे बैठे खाना मिलना चाहिए। सिर्फ वो लड़की है इसीलिए वो आपका काम नहीं करेगी। तो डू यू रियली वांट अ एजुकेटेड गर्ल? डू यू रियली वांट अ मॉडर्न गर्ल? डू यू रियली वांट अ गर्ल हु इज अर्निंग? सोचिए।
पहले आपको सोचना है, फिर आपके बेटे को भी सोचना है इस चीज के बारे में। अगर आप नहीं सोचते हैं अभी, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। और अगर आप अगर खुले विचार के हैं, तो यू वुड फील दैट नहीं, लड़की को भी उतनी फ्रीडम होनी चाहिए और जितनी मेरे बेटे को है, एंड दैट वुड बी अ गुड वे टू ब्रिंग अ डॉटर इन लॉ। इंपॉर्टेंट सवाल जो आज भी लोग, अब क्या हो गया, मॉडर्न हो गया, तो लोग पूछने से डरते हैं कि भाई बेटी खाना बनाएगी क्या आपके, या खाना बनाना आता है क्या। पूछते नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन होती। अभी नई नई लड़कियों की जो जॉब कर रही हैं, सुबह से 8 बजे से उनको घर से निकलना पड़ता है, रात को 9 बजे तक घर आती हैं। उनको ये कहा जाता है प्यार से कि बेटा हमसे ना तो वो बाई के हाथ का तो कुछ खाया जाता है, हमसे मेड के हाथ का खाया नहीं जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, नहीं खाया जाता तो आप बनाओ। बिकॉज आज की लड़की को जिसको आप पढ़ा रहे हो, उसके बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट्स है कि उस पैसे से जो मैं कमाऊंगी, मैं 4 नौकर घर में रखने वाली, और वो वैसा ही करेगी। उसको और उसके हस्बैंड को कई बार ये चल जाएगा कि खाना बाहर से मंगा ले, या आज सिर्फ चावल चढ़ा दो, या कल की सब्जी रखी हुई है उसके साथ में खा ले, उस उन लोगों को चल भी जाएगा। लेकिन आप साथ में रहते हो तो आपको नहीं चलेगा। आपको नहीं चलेगा तो आप ऑब्जेक्शंस लेंगे। आप ऑब्जेक्शंस लेंगे तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भैया आपके घर में अगर ये सिस्टम है कि हम कुक के हाथ का या मेड के हाथ का नहीं खाते हैं, तो प्लीज ये चीजें शादी के पहले क्लियर करिए बात करते समय, कि हमारे घर में हाथ से ही खुद हम मैं बनाती हूँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगी मेरी बहू बनाए। तो उस लड़की को अगर मना करना होगा तो उसके पास स्पेस है मना करने के। नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा, मुझे ऐसे जगह में शादी नहीं। मैंने ये भी देखा हुआ है अभी रिसेंटली कि एक फैमिली है जिनका लड़का इंजीनियर है। उन्होंने सबको ये कहा था कि भाई हम तो पढ़ी लिखी लड़की देख रहे हैं, इंजीनियर लड़की, इंजीनियर हो तो बेटर है। इंजीनियर लड़की आई, एंगेजमेंट हुई, और एंगेजमेंट के बाद में उसको ये बताया गया कि बेटा हमारे यहाँ तो लड़कियां काम नहीं करती ना, तो आपको इंजीनियर लड़की क्यों चाहिए थी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि इंजीनियर लड़की आपको सिर्फ दुनिया को बताने के लिए चाहिए कि मुझे इंजीनियर पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। क्यों चाहिए भाई, सोचिए तो। खाना बनाने के लिए चाहिए। अच्छा, वो कोई ऐसी लड़की होगी जिसको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो शायद कभी कभी खाना बना भी ले। लेकिन हो सकता है उसको नहीं पसंद, हो सकता है वो रोज बाहर से मंगा के खाना चाहती। आप उसको सुधारने के हिसाब से नहीं ला सकते आज। पुराने जमाने में बड़ा अच्छा था, 6-7 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में शादी कर देते थे, लड़का छोटा लड़की छोटी, लड़की ससुराल के हिसाब से बड़ी होती थी। दैट वाज फाइन। आज आप पूरी तरह से अपने दिमाग से काम करने वाली 28-30 साल की लड़की ला रहे हो, और आप सोचते हो कि अचानक ओवरनाइट वो हमारे घर के जैसे बन जाए। ये उस लड़की की गलती नहीं है अगर वो एडजस्ट नहीं कर पाती, ये आपकी प्रॉब्लम। तो ये क्लैरिटी घर के बुजुर्ग होने के नाते आपके पास में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लड़का या आपकी लड़की किसी से रिलेशनशिप में है, वो लव मैरिज करना चाहते, बिल्कुल डेस्परेटली उनसे शादी करना चाहते, तब भी उनको आप क्लियरली बताओ कि बेटा घर में नौकर रखना मुझे नहीं चलेगा, तुम्हारी बहू को चलेगा क्या। क्योंकि ये सवाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लड़के को नहीं समझ में आएगा, वो यंग लोग है, इफ दे आर इन लव उनको कुछ नहीं दिखता है, और उनको बाद में समझ में आएगा, लेकिन आपको तो दिख रहा है ना। आप देखेंगे तभी आप उनको बता पाएंगे। तो ये आपको सवाल करना है, या आपको सोचना है कि हमारे घर के तरीके क्या है, और वो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि ये चलेगा, हमको ये नहीं चलेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो हर किसी को एक एक सवाल है जो हर किसी को लगता है कि भाई पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है उस लड़की से पूछना कि क्या वो बच्चे चाहती है। क्योंकि आजकल की बहुत सारी लड़कियां बच्चे नहीं चाहती। मैं लॉजिक की बात नहीं कर रही हूँ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम उसमें डिस्कशन में जा ही नहीं। बट आजकल की बहुत सारी लड़कियां बच्चे चाहती ही नहीं। तो आपको ये क्लैरिटी अपने बेटे को देनी पड़ेगी कि बेटा ये सवाल पूछो, और अपने आप से बेटे की भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी वो लड़की चाहती है, क्या वो बेटा अग्री करता है उस चीज से। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने रिसेंटली 3-4 केसेस देखे हैं जहां पर लड़की ने क्लियरली बताया था कि मुझे
बच्चे नहीं चाहिए, शादी फिर भी की गई, उसके बाद में उसके ऊपर बच्चे पैदा करने के लिए बहुत प्रेशर दिया गया, और इतना उस लड़की ने क्लियर बताने के बाद भी जब मैंने ये सवाल काउंसलिंग में पूछा कि भाई आपको तो पहले से पता था, तो लोग कहते हाँ हमको लगा ऐसी बचकानी बात कर रही होगी। ऐसा कौन होता है जिसको बच्चा नहीं चाहिए? ये आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि ये बचकानी बात कर रही है, और उसका प्रेशर उस लड़की के ऊपर डाला जा रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली मैंने चार पांच ऐसे केसेस देखे जहां पे वो लड़के लड़की को कहा गया भाई तो हमको तुम पोता पोती दे दो बस, हम संभाल लेंगे, बाकी तुम लोगों को जो करना है करो। बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है। सब बाद में कहते हैं कि ऐसी कैसी माँ है, अपने हाथ से खिलाती भी नहीं। ऐसी कैसी माँ, माँ को ही, उस बेटे को भी नहीं कहा जाता माँ, ऐसी कैसी, अरे उसने तो कहा था उसको नहीं चाहिए। तो ये सारे ट्रैप्स जो है ना, आप जो क्रिएट करने वाले हो उसको पहले से क्लियर करो, क्योंकि हम 2025 में है। आज लड़का लड़की अगर एक दूसरे से परेशान है तो शादी में नहीं रहे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। ये अच्छी बात है या बुरी बात है मुझे नहीं पता, कॉम्प्रोमाइज कोई नहीं करने वाला, एक फैक्ट है। तो इस बेसिस पे मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स ने ये बिल्कुल क्लियरली बात करनी ही चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, भैया आपके शादी में ससुराल, लड़की के या लड़के के ससुराल वाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, पहले अपने आपस में बात कर। ये जो सब चीजें है ना कि नहीं नहीं भाई हम तो मॉडर्न है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सब निकलता है बाद में। मतलब कि दो ही साड़ी दी, आपने तो बोला था ना आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आज दो साड़ी की तकलीफ क्यों हो रही है आपको? और अगर चाहिए तो मुंह खोल के बोलो कि भैया हमारे घर का ये रीति रिवाज है, हमारे घर में सबको इतना इतना दिया जाता है जो आपको देना पड़ेगा। फिर उनके पास चॉइस होना चाहिए कि उनको शादी करनी है नहीं करनी है आपके फैमिली, चाहे आप लड़के वाले हो चाहे लड़की वाले। क्लियरली बात करिए, तब बात तब करेंगे जब आप अपने आपस में सोचेंगे कि मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत लंबा चीज है। ये एक बर्थडे पार्टी नहीं है कि चलो चार लोग नाराज होकर चले गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, और इसका रिपरकशन दोनों की शादी में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब आप किसी की चीज से खुश नहीं हो तो आप अपने या बेटे या बेटी के पास में बार बार कंप्लेन करेंगे कि अरे उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया था, उन्होंने तो मुझे बैठने नहीं बोला। और ये चीज उसके दिमाग में जब घर कर जाएगी तो उसके अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ की रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं जरूर निकलती है लाइफ में। आप तो शायद फंक्शन करके और कंप्लेन करके अलग हो गए, लेकिन इनके लिए ये जिंदगी भर की बात रह जाए। तो ये मैच्योरिटी हम में होनी चाहिए इस उम्र में। बच्चों को सारी चीजें नहीं समझ सकती, लेकिन हमको समझनी चाहिए ये चीजें कि बॉस शादी में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। एक तो अपनी शादी भुगत चुके हम, और इतने लोगों की शादियां देख भी चुके हैं, बहुत देख चुके हैं हमारी आज तक की जिंदगी में। और हमको पता है कि कोई भी शादी ऐसे बहुत खुशी खुशी नहीं होती जिंदगी। शादी में प्रॉब्लम आती है, शादी के फंक्शन में प्रॉब्लम आती है, शादी जब चलती है तब प्रॉब्लम आती है। उसकी तरफ आप आंखें बंद करके कैसे बैठ सकते कि भाई हमारे घर में कुछ नहीं होगा? हम पर लगा के थोड़ी आए। हमारे यहाँ अगर हम पुराणों में कहानियां सुने तो देवी देवताओं की कहानियों में भी कॉम्प्लिकेशंस है। तो हम कौन से ऐसे खास हो गए कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी? होने वाली है। कि हम और हमारे बच्चे, हमारा परिवार उस चीज के लिए रेडी? हर तरह के डिफरेंस हर तरह की डिफरेंस वाली शादी अच्छी तरीके से चलाई जा सकती है, बशर्ते उस शादी के जो जो लोग हिस्से हैं उनमें उतनी मेच्योरिटी हो कि हमको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, ये हमारी क्लैरिटी हो, उस बारे में हम क्लियरली शादी के पहले बात कर सकें, और जो फिर मिड पॉइंट कॉम्प्रोमाइज पॉइंट्स निकलते हैं उनको हम निभा सकें। इतनी मेच्योरिटी अगर हम में नहीं है तो हमको हमारे बच्चों की शादी नहीं करानी चाहिए। क्योंकि वो तैयार हो या नहीं मुझे नहीं पता, आप तो पक्का तैयार नहीं इस चीज के लिए, राइट? इसीलिए पेरेंट्स को मुझे लगता है कि अपनी अपने अगर बेटे बेटी की आप शादी कराने का सोच रहे हो, सोच भी रहे हो, अगर उस उम्र में बच्चे पहुंच गए तो प्लीज काउंसलर के पास जाना शुरू करिए। बच्चे नहीं भी आए तो आप जाइए, क्योंकि काउंसलर आपसे वो सवाल पूछेगा जो आपके लिए अनकंफर्टेबल है।
जिसका आप खुद से नहीं बात करेंगे अपने आप से, बट काउंसलर्स आपसे वो सवाल पूछेंगे जिसपे हर चीज पे आपका ओपिनियन, आपको खुद को समझ में आएगा, अरे बाप रे मुझे तो ये चलता ही नहीं है, ये बात तो मुझे बिल्कुल नहीं भाएगी। ये चीजें आपसे काउंसलर सवाल पूछ के आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या चीजें बात करनी है और क्या चीजें बात नहीं करनी। क्योंकि मैंने मैंने अभी रिसेंटली भी देखा हुआ है कि हम मॉडर्न है भाई, हमारे यहाँ सब चलता है, हम मॉडर्न है, हम सब चलता है। उसके बाद में जब वो सैटरडे को लड़का जाता है पब में जाना चाहता है सैटरडे को शाम को, तो सास कहती है कि बेटा तुम मत जाओ, ये ना बहुत देर हो जाएगी, लड़के देर से आए तो चलता है। ये क्या था? आपने तो कहा था कि आप बहुत मॉडर्न है, आपको सब चलता है। और सारे एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ, वो सब जो मैं देख रही हूँ वही देती हूँ, राइट? सो दिस इज वाई पेरेंट्स के लिए प्री मैरिटल काउंसलिंग अपने बच्चों की शादी के पहले करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि लड़का और लड़की ने क्या क्या बातें जो है वो शादी के पहले उनके लिए करियर काउंसलिंग, या सॉरी मैरिटल काउंसलिंग करना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा है कि बच्चों ने हमारे मोस्टली मोस्टली बड़े परिवार नहीं देखे। अब जो बच्चे हैं जो शादी करने वाले हैं उन्होंने छोटे छोटे परिवार देखे, तो उनको लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है। उनको सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस, ये चीजें हमने सिखाई नहीं है, उनको देखने मिला नहीं है। उनको जो चाहिए वो हमने तुरंत ला कर दिया हुआ है। अगर वो नाराज हुए तो भाई हम हाय तौबा करके कि हाय मेरा बच्चा नाराज हो गया, उसको वो चीज प्रोवाइड करते आए हुए हैं। तो वही आदतों के साथ में अब ये जो 30 साल का आपका लड़का या लड़की है वो वही है, वो बदले नहीं है। तो ये किसी और के साथ रूम शेयर करेंगे? जिंदगी तो बहुत बात की बात है, मैं तो रूम शेयर करने की बात कर, मैं बाथरूम शेयर करने की बात कर। आर दे एक्चुअली द काइंड ऑफ पीपल? क्योंकि छोटी सी बात है कि जिस लड़के को या लड़की को अगर आदत हो कि मेरा बाथरूम ड्राई रहे, ड्राई बाथरूम का कॉन्सेप्ट अभी बहुत आ गया है। बाथरूम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और शॉवर की जगह अलग होती है, और बाहर पानी नहीं आता है, तो बाकी बाथरूम हमेशा ड्राई रहता है। ऐसे अगर लड़के या लड़की की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ में होती है जो सब जगह पानी गिराता फिर रहा है, तो वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो आपको एज एडल्ट्स आपको अपने बेटे और बहू को, बेटे और बेटी को शादी के लिए तैयार करना पड़ेगा। देखिए हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, चलो अब नौकरी लग गई है शादी कर देते, चलो अब एमबीए हो गया शादी करके, इसके जैसा बेवकूफाना कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा आज तक। कौन से एमबीए के करिकुलम में, कौन से नौकरी के ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि बीवी को या हस्बैंड को कैसे संभाला जाए? नो वन नोज इट। ये बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो सिखाना जरूरी है। और अगर आपने अपने बच्चों के साथ में अच्छा कॉन्वर्सेशन वाला रिलेशनशिप रखा है तो बहुत सारी चीजें तो आप ही सिखा सकते हैं, राइट? एक बेसिक चीज है, मुझे लगता है कि एज अ लेडी, हर लेडी 99%, 1% लेडी को अलग टाइप का हस्बैंड मिला होगा, लेकिन 99% लेडीज को ऐसे ही हस्बैंड मिला है कि हमको हमेशा यही लगा है कि ये तो आई लव यू बोलता ही नहीं है, ये तो हमारी तरफ देखता ही नहीं है, ये तो हमारे कपड़ों की तारीफ नहीं करता, इसने हमको बोला ही नहीं कि सुंदर देख। हर लेडी को ऐसा ही हस्बैंड मिला है क्योंकि दैट इज द वन ऑफ द वेरी कॉमन मेल ट्रेट्स, राइट? और हमको इस चीज की तकलीफ हुई है। जब हमारे हस्बैंड ने हमारी सास की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है, हमको तकलीफ हुई है। जब हमारे हस्बैंड ने सास की बात सुनकर हमको डांटा है, हमको तकलीफ हुई है। और इसीलिए माँ का ये फर्ज होता है कि बेटे को बताए कि बेटा ये सब चीजों से तकलीफ होती है, बहू को ख्याल से रखना। ये माँ का जिम्मेदारी होती है, ये किसी और को नहीं पता है। बेटा उसकी तारीफ करना, उसको ना छोटी छोटी चीजों का उसका ध्यान रखना, क्योंकि औरत का मन ना सॉफ्ट होता है, उसको इमोशंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उसको हक करना बेटा दिन में 4 बार, उसको किस करते जाओ बार बार, उसको अकेला छोड़ के मत जाना, उसको हर चीज में, अपने हर डिसीजन में उसको भागीदार बनाओ बेटा। उसकी कंप्लेन हमसे नहीं करना आके, अगर कुछ तकलीफ है तो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, पर उसकी कंप्लेन मत करना हमसे आगे। तो ये जब चीजें आप बताएंगी तब वो बेटा सुनेगा, लेकिन 90% मदर्स तो इसमें बड़े मजे लेती है। जब बेटा बहू की बात बनती नहीं है, बेटा आके माँ के पास बात करता है, तो माँ बड़ी अंदर ही अंदर मजे लेते रहती है इन चीजों। इसीलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम।
बहुत आसान है ये चीज, अगर माँ बेटे को ये चीज समझा देना कि बेटा देखिए, आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि आदमी की डिक्शनरी में इमोशंस की जगह बहुत नीचे होती है, और औरत की डिक्शनरी में सबसे पहले इमोशंस आता है, हर किसी चीज के पहले। और यही डिस्कनेक्ट है जिसकी वजह से इतने सालों से, सदियों से प्रॉब्लम्स होती आ रही है। और ये एक औरत ही बता सकती है एक आदमी को, ये आदमी नहीं बता सकता है दूसरे आदमी को। एक औरत ही बता सकती है कि एक औरत की जिंदगी में इमोशंस का कितनी अहमियत होती है। कि बेटा अगर वो खाना बना रही है या परोस रही है ना, उसको प्लीज एक बार बोला करो कि अच्छा खाना बना है। छोटी सी बात है, लेकिन आपको पता है आपको तकलीफ हुई है इस चीज की। अगर बेटा घर भर खाना खाने वाला है तो तू उसके लिए रुक जाना खाना खाने के लिए। ऐसा ना हो कि बड़े 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 परिवार में बहू सबको परोस रही है और अब बाद में अकेली बैठ के खा रही है। याद करिए वो चीज जिनसे आपको तकलीफ हुई है। ये चीज आप अगर अपने बेटे को बताते हैं तो यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग सो मच मोर टू हिज हैप्पी लाइफ। सिमिलरली एक एक जो पुरुष होता है फैमिली में, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो, उसकी वजह से उसका परिवार सुखी है। ये फीलिंग एक एक पुरुष के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। और अनफॉर्चुनेटली, जैसे औरतों को लगता है कि मुझे ये आई लव यू नहीं बोलता है, अच्छी दिख रही है नहीं बोलता है, वैसे ही आदमियों की सबसे बड़ा दुख ये है कि घर वाले कभी बोलते नहीं है उसको कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। हम वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आदमी है, कमा के लाएगा, घर में सबको खिलाएगा, ऐसी कौन सी बड़ी बात कर। लेकिन ऐसे ही जब वो आदमी करता है कि भी खाना तो सब बनाते, तुमको क्या बार बार बोलने की जरूरत है, तो हमको तकलीफ होती है ना। क्योंकि वो हमारी जरूरत है, वैसे उसकी भी जरूरत है कि उसके नीड्स को एक्सेप्ट किया जाए। उसके नीड्स के बारे में ये नहीं कि रोज कोई तारीफ करे, पर कभी ना कभी तो उसको महसूस कराए कि तुम हो तो हम हैं। तुम्हारी वजह से हमको सेफ फील होता है, तुम्हारी वजह से किसी चीज का डर नहीं लगता है। ये उस अगर अगर आदमी को फील होता है तो वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आदमी के लिए कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये एक फादर का फर्ज होता है कि अपनी बेटी को बताए कि बेटा तू अपने हस्बैंड से तू 100 गुना ज्यादा भी कमा ले, तब भी उसको ये एहसास जरूर देना कि तुम हो तो मैं हूं। क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। ये नेचर ने बनाया, ये हमने नहीं बनाया, हम क्या कर सकते हैं। मैन और मेल इज अ प्रोवाइडर। उसका काम था आदम के जमाने से भी कि वो बाहर भाला लेके घंटों तक बैठा रहता था कि एक शिकार मिले ताकि घर में सबको खिलाया जाए। ये उसका काम था। और घर में भी वो भाला लेके बैठा रहता था कि कुछ आए बाहर से तो मार भगाए ताकि मेरे परिवार को तकलीफ ना। तो उसकी नीड वैसी है। एक औरत जो थी वो नर्चर करती थी, अपने पेट में बच्चा रखती थी, बच्चे का नर्चर करती थी, बड़े बूढ़ों का नर्चर करती थी, तो उसके लिए इमोशंस की नीड हो गई है। लेकिन हम आज ये देखा जाता है कि औरतें बहुत अपने इमोशंस के बारे में जोर शोर से बात करी कि हमारी ये नीड है, हमारी वो नीड है। लेकिन आदमी की नीड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली जो लड़कियां हमने इतनी तैयार की है पढ़ा लिखा के, ये लड़कियां जाके लड़कों का इंसल्ट कर रही है, अपने हस्बैंड का। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी कमाती हूँ। ये क्यों आना चाहिए? ये क्यों आना चाहिए? जब तक हम एक दूसरे की जरूरत नहीं समझेंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक वो रिश्ता कैसे प्यार का रहेगा। इसीलिए आजकल कई रिलेशनशिप जो है वो शादी के 5 6 7 साल के बाद में जस्ट बिकम्स अ, क्या कहते हैं उसको, एक टिपिकल वो है कि बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। इसके आगे कुछ नहीं रह जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो सॉफ्टनेस, वो एक दूसरे के लिए महसूस करना। और अच्छा, अल्टीमेटली ना चाहते हम सभी को, हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आदमी हो या औरत हो, हर किसी को प्यार चाहिए। हर चीज किसी को ये चाहिए कि मुझे मेरी तारीफ करे कोई। हर किसी को ये चाहिए कि मुझे ना, मे बी मुझे हग मिले, मुझे किस मिले, मेरे लिए स्पेशल की जाए, हर किसी को यही चाहिए। लेकिन हम कुछ अजीब से ईगो में चले गए हैं अभी ये जनरेशन के साथ में। वो अजीब सा ईगो जो है ना, वो हमको प्यार ही नहीं करने देता। वो हर समय ऐसा डिफेंसिव मोड में रहता है। इसने ऐसा कैसा बोल दिया, आज उसने मेरे तरफ देखा नहीं, ऐसे कैसे नहीं देखा, इधर कैसे देख लिया, उधर कैसे देख लिया, मेरे पैसे क्यों पूछ लिए कि मैंने कितने कमाए हुए हैं। ये ईगो हमारा इतना बढ़ गया है कि प्यार की जगह ही नहीं छोड़ी हमने। एंड इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि सबको प्यार ही चाहिए।
अल्टीमेटली सबको प्यार ही चाहिए, लेकिन हम झगड़ा कोई दूसरे ही चीज के लिए कर रहे हैं। वो, और इसका भी रीजन है। रीजन ये होता है, रीजन ये होता है कि हमको किसी ने अवेयर ही नहीं कराया है कि बेटा शादी क्यों कर रहे हो, प्यार का इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ में। प्यार वो नहीं है जो पेट में बटरफ्लाई वाली फीलिंग आती है स्टार्टिंग के दिनों। प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे का साथ फील करते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम है। थोड़ी सी मेरी आवाज आ फ्लक्चुएट रही हुई है? पर ठीक है। ठीक। हाँ, आ रही थी, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था बस, अभी ठीक ठीक। है। तो प्यार की जो जरूरत इंसान को है ना, वो हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं करें। हम अपने बच्चों पे भी उस चीज पे फोकस नहीं करते। हमारे बच्चों के लिए भी हमको क्या इंटरेस्ट है, बेटा पढ़ 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 पढ़, स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, मार्क्स ला मार्क्स ला मार्क्स ला मार्क्स ला। इसी पे हमारा फोकस है ज्यादा। बच्चे को प्यार हम करते हैं 2 से 3 साल की उम्र तक, जब उससे हमको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होते। उसके बाद जो उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारे पूरे परिवार से वो प्यार वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और तरसते रहता है हर इंसान। हमने कभी उस बारे में बात नहीं की, लेकिन नए जनरेशन के पास में ना, अम, नए अम, नए जनरेशन के पास में वो वोकैबुलरी है, तो वो एक्सप्रेस करने लगे। वो एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा। ओके। हमको लगता है हमने तो इतने मेहनत करके बच्चों को बड़ा किया, ये क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करें। आपने कितनी भी मेहनत करके बड़ा किया, लेकिन आपने क्या किया है? स्कूल जा स्कूल जा स्कूल जा, स्कूल की फीस भरी। ट्यूशन जा ट्यूशन जा ट्यूशन जा, ट्यूशन की फीस भरी। 3 4 या 5 साल की उम्र के होने के बाद कितने बार आपने बच्चे को हक किया है? कितने बार आपने बोला कि बेटा बैठ यहाँ पे ना, मार्क्स देख लेंगे बाद में। तो वो जो हर्ट करता है, क्योंकि द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड ओनली लव और रिजेक्शन। उसको बाकी भाषाएं समझ में नहीं आती। आप कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, उसके भलाई के लिए मैं कर रहा हूं या कर रही हूँ, वो पढ़ लिख जाएगा तो उसी का फायदा हो गया, मुझे क्या चाहिए उससे। सॉरी, उसको ये सब भाषा समझ में नहीं आती है। उसको सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है। और प्यार क्योंकि हम लोगों ने ऐसा पीछे खींच के रखा है दुनियादारी के चक्कर में, हर बच्चा ये फील करके बड़ा कर रहा है दैट आई हैव अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। और ये बच्चे जब चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं तो माँ बाप को भी बड़ा बुरा लगता है कि हमने इतना किया फिर भी हमको ऐसा कर रहे हैं। भाई आपने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या नहीं किया उसके ऊपर फोकस करें। और जब इतने डिप्रेवेशन में वो बच्चा बड़ा होता है, तो उसको भी पता नहीं है प्यार कैसे करते हैं। उसको कोई खबर नहीं है प्यार कैसे करते हैं। उसको पेट में बटरफ्लाईज वाली फीलिंग हुई, उसको लगा कि अब शादी कर लेनी चाहिए, मेरी भी जरूरतें हैं, तो उसने फिर शादी कर ली। कुछ दिन तक जब तक वो बटरफ्लाईज वाली फीलिंग और फिजिकल अट्रैक्शन रहा, बहुत बढ़िया सब कुछ चलता रहा। उसके बाद में क्या? उसके बाद में क्या करना हमको पता ही नहीं है कि प्यार मतलब केयर होता है। प्यार मतलब सामने वाला गलती करे तब भी उसको पास लेके उसको कंफर्ट करना, ये प्यार होता है। प्यार मतलब गलती को गलती की तरह ट्रीट किया जाए, पाप के जैसे नहीं, जो हम अपने बच्चों को करते हैं। 4 मार्क कमाने के बाद में जैसे बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है, एज इफ उसने कौन सा पाप कर दिया। तो अनकंडीशनल लव अगर उसको अपनी पार्टनर के साथ करना है, तो वो कहीं से तो सीखना भी तो चाहिए। अगर सीखा ही नहीं है तो क्या दुनिया होती है। यहाँ हमारी एज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व तो कर रहे हैं ना, देखें समझें कि ये बच्चा कहीं अपने आप में ही तो नहीं रहता है। क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स मेरे पास आते हैं। देखिए मैं काउंसलर हूँ, तो एज काउंसलर मेरे पास सिर्फ वही लोग आते हैं जो दुखी है। इसीलिए मुझे दुख के अलग अलग तरह के कारण पता होते हैं। तो ये जो कपल्स मेरे पास आते हैं या कोई सिंगल इंडिविजुअल आते हैं, इनकी लाइफ में इतने तरह के प्रॉब्लम है जो मुझे, जब मैं टेबल के इस तरफ बैठी हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो इनका सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? इनका सॉल्व इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्यार इज टेकिंग अ बैक सीट और बाकी सारी चीजें फ्रंट सीट पे आ गई। अभी 2 3 केसेस मैंने देखे हैं, जिस केस में लड़के ने बिल्कुल ये कहा है कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसने जॉब करना चाहिए, और जॉब करने के बाद में फिर वो लड़का कहता है कि खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा, मेरे को तो ये चलता ही नहीं है, और मैं तेरे लिए कुछ खर्चा नहीं करूंगा, तू अपना खर्चा करना, मैं अपना।
क्या ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई बीच में? ये इसीलिए आई है क्योंकि बचपन से हमने उसको सौदेबाजी सिखाई है। बेटा पढ़ ले तो चॉकलेट मिलेगा, इतने मार्क्स आएंगे तो ये चीज मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। वो तो अपने ऊपर ही फोकस कर रहा है ना कि मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। आई विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनीथिंग टू इट। तो अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए कंपल्सरीली भेजना आपकी जिम्मेदारी है कि उनका चॉइस नहीं रखना चाहिए इसमें। मैं कह रही हूं इसलिए जाना पड़ेगा। तुम कितने भी अच्छे हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप कितना भी अच्छा है, काउंसलिंग कराना पड़ेगा, तभी मैं शादी करवाऊंगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमको लगता है हमारे बच्चे बहुत बड़े हो गए, लेकिन पहले की जिम्मेदारियां जितनी जल्दी जल्दी एज में आ जाती थी वो इनको नहीं आ रही। कितने बच्चे मुझे पता है जो आज शादी कर रहे हैं जिनको फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है। यू विल बी सरप्राइज्ड। बच्चे शादी करने आ रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, फाइनेंस नाम की चीज का उनको कोई खबर नहीं है। शादी के पहले तक अकेला है, नई नौकरी मिली है, मस्त उड़ा रहे हैं पैसे। इतने सारे यंग लोग जो दिन भर नेटवर्क अपना इंटरनेट लेकर बैठते हैं, उनको म्यूचुअल फंड नाम की चीज नहीं पता। नहीं पता है उनको। उनको एसआईपी क्या होता है नहीं पता है। उनको ये नहीं पता कि आज से सेविंग करेंगे तो 20 साल के बाद में पैसा बढ़ता है। उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग आईटी में अच्छे अच्छे जॉब लेकर लोन उठा लेते, घर ले लेते, गाड़ी ले लेते, और अचानक जॉब जाने के बाद में डिप्रेशन में चले जाते। उनको नहीं पता है। दे हैव नो क्लू अबाउट कि सेविंग करनी पड़ती है। हम लोग सेविंग इसलिए सीखे कि हमारे टाइम पैसा ही कम था, तो हम नेचुरली सीख गए कि भाई बचाना पड़ेगा। आज इन बच्चों ने इतना पैसा देखा हुआ है कि जो मैं उन बच्चों की बात करी कि जो पढ़ लिख के प्रॉपरली जॉब करने लगे और घर की सिचुएशन ठीक है, इन लोगों ने इतना ये स्कैरसिटी ऑफ मनी का उनको फीलिंग नहीं है। लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि भाई व्हाट इज योर फ्यूचर फाइनेंस प्लानिंग, बोथ ऑफ यू टुगेदर। उनको ये समझना जरूरी है कि पहले के जमाने तो बड़ा सिंपल था कि आदमी कमाएगा, औरत खर्चा करेगी घर चल चलाने के लिए। अब जब दोनों कमाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यू वोंट बिलीव। वो लड़का एक्सपेक्ट करता है कि लड़की ने भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कई लड़कियां आज भी ये सोचती कि मेरी पैसा मेरा है और तेरा पैसा हम दोनों का है। तो वो जो कंफ्यूजन है, वो सारा प्रेशर लड़के के ऊपर आ रहा है। बच्चा करना है तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करना है, ये चीजें इनको नहीं पता है। प्लीज ये समझना बंद करिए कि आपका लड़का मेरिट में आया था, आपकी लड़की मेरिट में आई थी तो उसको दुनिया की सब चीजें पता है। तो एक मैंने जैसे फाइनेंस की बात करी। अम, एक मिनट। लड़के लड़की को दोनों को सेविंग्स के बारे में डिटेल में बताना बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि बात तो सही है कि आगे चल के क्या होगा नहीं पता, शायद दोनों अलग भी हो जाए। तो जब तक दोनों अपना अपना पैसा मैनेज नहीं करेंगे अलग से, एंड प्लस उनको साथ में मिलके भी घर कैसे चलाना ये भी सीखना। ये फाइनेंस की बात हो गई। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उनको आपस में डिस्कस करनी पड़ेगी, और कई बार ये ऑकवर्ड होता है, तो काउंसलर के प्रेजेंस में ये बात करना बहुत जरूरी होता है कि दोनों का एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में क्या ख्याल है। वो एक दूसरे के पेरेंट्स से किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। ये ये आज भी आप देखिए, ये आज के दिन में अब ये कंपल्शन नहीं, ये चॉइस है। तो बात तो करनी पड़ेगी, पसंद आए आपको चाहे ना पसंद आए। तो ये अगर आपका लड़का अरेंज मैरिज भी करना चाहता है, उसको ये टॉपिक बताइए कि आप बात करो भाई कि तुम मेरे साथ अगर रहना चाहते हो तो क्या वो ये अग्री करती है, और अगर वो नहीं अग्री करती तो क्या तुम अलग रहने को तैयार हो, क्या हम दोनों ये एक्सेप्ट करते हैं कि तुम अलग रहोगे उसके साथ मिलेंगे। ये सारी चीजें शादी के पहले बात होनी चाहिए। बाद में एक दूसरे को दोष देने से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने कहा था कि बच्चों के बारे में। आज कई लड़कियां बच्चे नहीं चाहती हैं,
सो प्लीज अपने लड़के को एनकरेज करिए कि वो होने वाली गर्लफ्रेंड भी अगर होगी, इवन इफ दे आर इन लव, अरेंज मैरिज भी होगी, तो उससे इस टॉपिक पे बात करें कि क्या वो बच्चे चाहती हैं, कब चाहती हैं, कितने बच्चे चाहती हैं, क्या उसका एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा होने के बाद में एडजस्टमेंट्स कैसे होंगे, इज शी ओके विद दैट एडजस्टमेंट। कभी ना कभी, कभी नौकरी छोड़नी पड़ती है, कभी पार्ट टाइम जॉब लेना पड़ता है, कभी लड़के के पेरेंट को घर में आके रहने की जरूरत पड़ती है बच्चे को संभालने के लिए। ये सारी चीजें आप पहले से एंटिसिपेट वो नहीं कर सकते, लेकिन हमको तो पता है। आपकी लड़की अगर ये विचारों वाली है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, तो एनकरेज हर कि उसको अपने बॉयफ्रेंड से, या अगर अरेंज मैरिज है तो प्रोस्पेक्ट से, ये जरूरी है बात करना पहले से कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ये पहले से बात बताए। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए लाइफ में बहुत मैटर करती है। हाँ, डिस्कशन से एक दूसरे का विचार भी बदला जा सकता है कि भाई अगर उस लड़की को डर लगता है कि मेरी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर बच्चा करेंगे तो मुझे घर में बैठना पड़ेगा, अगर डिस्कशन करे तो फिर वो लड़का अगर उसको बोले कि नहीं, कि विल फाइंड आउट वेज, हम दोनों मिलके उसको बड़ा करेंगे, जो भी होगा हम दोनों मिलके करेंगे, तब तुम रेडी हो क्या, ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं, मतलब नहीं, लेकिन बात शादी के पहले करना पड़ेगा। बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो कि ऐसे कैसे उसको बच्चा नहीं चाहिए। उसको नहीं चाहिए, उसका चॉइस है। आपके पास ये चॉइस है कि शादी करना या नहीं करना। आपके पास ये चॉइस नहीं कि आप उसका चॉइस चेंज करें। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग। घर काम, नो, घर का काम कौन करेगा, ये प्लीज मत सोचिए कि लड़की करेगी। वो लड़की अपने घर में नहीं करती, उसकी माँ वैसी परेशान है कि इसका कमरा गंदा पड़ा रहता है, वो आपके घर में आके करेगी। अचानक से शादी शादी होने के बाद में उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चेंज होने वाला कि वो अचानक बदल के सब कुछ साफ साफ सुथरा रखने लगेगी। मैंने बहुत लड़कियां देखी, बड़ी गंदी रहती हैं आजकल, सब चीजें फेंक फाक के जाती है, और वो वैसी ही रहती है शादी के बाद भी। तो कौन सफाई करेगा, कमरे की सफाई कौन करेगा, बाथरूम की सफाई कौन करेगा, किचन में काम कौन करेगा, खाना बनेगा कौन बनाएगा। ये इस पर लड़का और लड़की का एक मत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन इफ दे डिसाइड कि हम तो हमेशा बाहर से मंगवाएंगे या टिफिन लगा देंगे, लेकिन दोनों का एक साथ एक विचार होना जरूरी है। तो वो उसके लिए बात करना पड़ेगा। प्लस अगर आपका परिवार सिस्टम ऐसा है कि शादी के बाद वो आपके ही साथ में रहने वाले हैं, तो अब ये विचार सब पूरे परिवार ने मिलकर करना चाहिए। आप लोग सब अपने आप से खाना बनाते हो, अगर वो पढ़ी लिखी लड़की है, बहू जो पैसा भी ला रही है घर में, अगर वो बोलती कि मैं किचन में काम नहीं करूं, तो क्या आप एडजस्ट करने को तैयार हो उस चीज के लिए? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे जनरेशन में तो बहुत सारे थे कि मैं तो डॉक्टर होने के बावजूद लंच डिनर ब्रेकफास्ट और शाम का नाश्ता रोज बनाती थी। और वो हमारे टाइम पे था, लेकिन हमारे ही टाइम पर मैंने एक ऐसा भी परिवार देखा है कि लड़की डॉक्टर, उसने कह दिया था कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो उसके सास ने इसके घर में आके जब जब भी मेड की जरूरत पड़ी, नई मेड लानी पड़ी, उसको पूरा मेड ट्रेन करने का जिम्मा अपना ले लिया था। बाकी वो बहू सबसे बहुत अच्छा बिहेव करती है, तबीयत खराब है तो ख्याल रखती है, सब करती है, उसको खाना नहीं बनाना। तो ये एक एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट आप किस हद तक करने को तैयार है? भाई आपको अगर पसंद है, आप हाउस वाइफ है, आपको किचन का काम पसंद है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आ गई है तो उसने भी करना चाहिए। आप उससे ये बात कर सकते हो कि ठीक है बेटा, तुमको खाना बनाना पसंद नहीं, किस घर के किस चीज में तुम कंट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि हम सब साथ में रहने वाले। पूछिए, जरूर बात करिए, चलो किचन मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। या फिर अपने बेटे को कह दीजिए, भाई मेरे घर में आएगी बहू तो उसने पूरा खाना झाड़ू पोछा सब करना चाहिए, नहीं तो ये लड़की मेरे घर में नहीं चलेगी। दोनों भी चीजें सही है, लेकिन पहले क्लियर करिए, बाद में आके चिक 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 चिक, किसी के लिए सही नहीं है। वो किसी के लिए सही नहीं है वो बात। तो आप क्या चाहते हैं, आपका बेटा क्या चाहता है? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लड़का लड़की का काउंसलिंग करना प्री मैरिटल क्यों जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है शादी का, वो है इंटीमेसी एंड सेक्स। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आजकल के मॉडर्न कपल्स में इंटीमेसी और सेक्स को लेकर कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है। पहले के जमाने में एक ये था कि सेक्स जो था वो आदमी का विषय था, तो उस पे लड़की बात भी नहीं करती थी,
उस पे उसके ओपिनियन भी नहीं होते थे, और उसके बारे में उसके शायद कोई फीलिंग्स भी मायने नहीं रखती। तो एक ये बात थी कि जितना भी इन्वॉल्वमेंट लड़के का होगा, जितना उसके नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, वो लड़की नॉर्मल समझती थी। अगर किसी लड़के की बहुत ज्यादा है तो उसको, वो लड़की को लगता था ये नॉर्मल है, क्योंकि बाकी से तो पता नहीं चलता था कुछ। अगर वो लड़के की बिल्कुल नीड नहीं है, ऐसे भी लोगों ने फैमिलीज निकाली हुई है लेडीज ने, कि जहां हस्बैंड ने 2 बच्चे पैदा करने के बाद हाथ नहीं निकाला हुआ, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। लेकिन आज वो लड़की को भी अपनी फिजिकल नीड्स के बारे में अवेयरनेस है, एंड शी वॉन्ट्स इट इफ शी वॉन्ट्स। तो जब ये बातें, जब लड़कियां बात करने लगी है, तो ये सामने आ रहा है कितने केसेस में कि कई लड़कों को, पुरुषों को भी सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। और ये शादी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे बहुत सारी तकलीफें आती हैं। कि अगर दोनों में से किसी में भी, अगर उनमें एक बेसिक बैलेंस ना हो, सेम होना जरूरी नहीं है, पर बेसिक बैलेंस एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं हो इंटीमेसी के बारे में, तो बहुत ज्यादा टाइम तक शादी चलने वाली नहीं है। क्योंकि आज वो विषय दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज के बारे में बात करना, ये लड़का लड़की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 90% केसेस में अगर वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो दे वुड हैव गॉट इन्वॉल्व फिजिकली, और उनको एक दूसरे के बारे में पता है। लेकिन उसमें भी मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगी, इन्वॉल्व लड़की बहुत कोशिश कर रही है कि हाथ पकड़ के कभी किस करे, लेकिन लड़का नेक्स्ट स्टेप ले ही नहीं रहा। और हर बार ये कहता है कि नहीं, मैं, मुझे लगता है कि शादी के बाद ही करना चाहिए। डेंजर साइन, इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज नॉट नॉर्मल। तो लव मैरिज में होने के बावजूद भी, ये चीजें देखने के बावजूद भी वो शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद में फिर वो तकलीफ उनको बड़ी दिखने लगती है। क्योंकि तब तक तो एक दूसरे के लिए इतना अट्रैक्शन बना रहता है कि उसका कुछ भी चल जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस बारे में बात करना और ये बैलेंस क्रिएट करना ये जरूरी है। ये बच्चों को आपको बताना पड़े, या काउंसलर को बताना पड़े, क्योंकि ये शादी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिस, देखिए क्या होता है कि दोनों पार्टनर में से अगर एक को फिजिकल रिलेशंस में, सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूसरे पार्टनर को हमेशा इस बारे में नीचा दिखाने की कोशिश करे, कि तुमको तो क्या हमेशा यही सोचता रहता है, तुमको मेरे बॉडी से ही मतलब है, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट मेरी, तुम्हारी फीलिंग्स वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फैक्ट सिर्फ इतना है कि क्योंकि उनकी नीड कम है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे की नीड ज्यादा है। प्लीज ये बात समझिए कि फिजिकल नीड, सेक्सुअलिटी, ये हमने नहीं बनाई है, ये नेचर ने बना के भेजी है। तो उसके अपने रूल्स, उसके अपने, तो कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर बार एक व्यक्ति चाहे तो दूसरे को भी इच्छा हो, लेकिन एक बेसिक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच। बेसिक बैलेंस, दोनों के बीच में समझ होनी चाहिए। और अगर नहीं है, अगर वो समझ नहीं है, तो दोनों के बीच में फिर तालमेल बैठेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्री मैरिटल काउंसलिंग हो। क्योंकि ये बातें लड़का लड़की आपस में भी कई बार खुलकर नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स भी ये सब सारी बातें नहीं बोल पाते हैं। आपस में बात करने से झगड़ा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं, ये सब चीजों की वजह से इट इज डिफिकल्ट। इसीलिए काउंसलिंग के में क्या होता है ना, कि द काउंसलर इज नॉट रिलेटेड टू एनी वन ऑफ, वो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। वो आपके दोनों के बीच में जो 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 गैप है, वो कैसे फिलअप करना, इसके बारे में वो जानते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो लड़का लड़की दोनों के लिए भी, कि मैं, मुझे शादी क्यों करना है। आपका लड़का लड़की कोई भी अगर शादी की बात कर रहा हो, या अगर आप सोच रहे हो, तो प्लीज उनसे ये सवाल पूछिए। ये सवाल उनको लिख कर दीजिए, उनको बोलिए कि इन सवालों के जवाब सोचो, और अच्छे से सोच के फिर हमको बताना। वन इज, व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड। दूसरा, आपके आपके हस्बैंड से या वाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे। प्लीज बोलने लगाइए उनको, जब बोलने लगाएंगे तो सोचना पड़ेगा, तब तक कोई नहीं सोचता है शादी के पहले। क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगे, कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए घर में, फाइनेंशियल कैसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, मतलब कई लड़के जो है आज उनको मॉडर्न लड़कियों के पीछे लग जाते हैं। वो लड़की
लड़कियां शॉर्ट्स पहन के या छोटे कपड़े पहन के जब उनके साथ में पब में जाती है, डिस्को में जाती है, उनको लगता है प्यार हो गया है। और जब उनसे शादी कर लेते हैं गलती से, तब उनको सारी चीज की तकलीफ होती है। छोटे कपड़े क्यों पहन रहे हो, तुम पब में क्यों जा रहे हो, तुमने उसके तरफ क्यों देखकर स्माइल किया, तुमने उसको हक क्यों किया। शादी के पहले वो लड़की सब कुछ कर रही है, अचानक से क्यों बदल दे भाई। आपने तो देखकर शादी की थी ना। तो ये आपके लड़के में क्लैरिटी नहीं है। उसको लग रहा है कि उसको बहुत मॉडर्न लड़की चाहिए, पर उसको नहीं चाहिए, उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आपको दिख रहा है कि उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड, उसकी जो गर्लफ्रेंड है जो भी वो इस तरह की है, मॉडर्न है उससे, तो उसको बिठा के उससे सवाल करिए कि जिंदगी भर ये ऐसे ही कपड़े पहनेगी, तुझे चलेगा क्या? ये तुम जितने बार डिस्को या पब जाओगे वो जाएगी। जैसे तुम लोगों को हक करके मिलते हो ये भी मिलेगी। तुमको चलेगा जब बीवी हो जाएगी तो? तुम ड्रिंक्स लेते हो, 2 ड्रिंक ये भी लेती है तो बाद में भी लेगी। शी इज नॉट गोइंग टू लीव जस्ट बिकॉज कि आपने शादी करवा दी। ये आपके लड़के को बताना आपका फर्ज है। बेटी को वैसे ही, कि शादी कर रहे हो, हॉस्टल में रहने नहीं जा रहे हो, तो आपको काम करना पड़ेगा। एवरीवन नीड्स टू वर्क इन अ फैमिली। आप ये बोलकर नहीं सोच सकते कि मैंने अपनी मम्मी के यहाँ कुछ नहीं किया। नो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है, उसमें सबको काम करना पड़ता है। कभी जरूरत पड़े तो बर्तन भी मांजने पड़ेंगे, झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, टॉयलेट भी धोना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ, तुम अगर एक अरेंजमेंट अपने हस्बैंड के साथ कर लो कि मेजरली वी विल हैव मेड्स फॉर एवरीथिंग, फिर भी कोविड आया था, किसी के पास मेड्स नहीं थी, करना तो पड़ा था ना। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी टाइम आता है, मेड आपकी बीमार होती है, कुछ भी चीजें हो जाती है चार, तो बेटा करना पड़ेगा, अपना समझ के करो। हॉस्टल नहीं जा रही हो तुम, शादी करके अपने घर में जा रही हो। तो ये लड़की को क्लैरिटी आना जरूरी है। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं जैसे शादी के पहले रह रही थी वैसे ही मुझे शादी के बाद में भी रहना है, कि सुबह 10 बजे की जॉब के लिए 9 बजे ऐसा बिस्तर उठाया और भाग के तैयार हुए और लिपस्टिक लगाया और परफ्यूम लगाया और भाग गए, और रात को आने के बाद में फिर नहाया, आराम से बैठे, फिर बैठे आराम से नहाने के बाद में नेटफ्लिक्स पे लगा के हाथ में बर्गर लेके, तो उसका आइडियाज आपको क्लियर करने पड़ेंगे कि इसमें परिवार नहीं चलता। लड़की को हमको ये समझाना पड़ेगा कि बेटा इक्वालिटी और सेम में फर्क है। तुम और तुम्हारा हस्बैंड सेम नहीं है वो। तुम्हारी बायोलॉजिकल मेकअप अलग है, उसका बायोलॉजिकल मेकअप अलग है। तुम बच्चा पैदा करोगी, वो नहीं करेगा। तो तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा। तुम ये नहीं बोल सकती कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। अरे वो प्रेग्नेंट नहीं होता, उसकी गलती नहीं है। लड़कियां खूब चिढ़ती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि तुमको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, तुमको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। पर जिस दिन से लड़की प्रेग्नेंट होती है ना, उस दिन से लड़के का स्ट्रेस बढ़ जाता है कि मुझे और कमाना पड़ेगा। ये लड़की को दिखता नहीं है। इसके लिए भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, कई लड़कियां फ्रॉम प्रेगनेंसी टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिलीवरी, उसके बाद में भी 6 महीना 8 महीना साल भर मम्मी के यहाँ रहकर आती, देयर इज नो सेक्स फॉर द बॉय फॉर 2 इयर्स। ये उसका स्ट्रेस है। तो ऐसा नहीं कि वो सफर नहीं कर रहा है। पर ये चीजें लड़कियों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तुम हॉस्टल नहीं जा रही हो, तुम शादी करके अपना घर बसा रही हो, तो बदलना तो पड़ेगा। दोनों को बदलना पड़ेगा। तो आप शादी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शादी करने से आपकी लाइफ में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा? आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये सारी चीजों को जब समझ के शादी की जाती है ना, तो बाद में लगने वाला कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, पे एक दूसरे के लिए केयर करना, ये सारी चीजें सौदेबाजी नहीं रहती है। पिछले बार मैंने किया था, अब की बार तुमको करना पड़ेगा, ऐसे शादी नहीं चलती है। आपको प्यार से करना है, बहुत मजा आ रहा है इसीलिए करना है। जिस दिन नहीं होता उस दिन बोलो भी कि आज मुझसे नहीं होगा, तब सामने वाले ने टेक ओवर भी करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमको किसी ने सिखाई नहीं। नहीं सिखाई थी, हमको भी नहीं सिखाई थी। हमारी शादियां चल गई क्योंकि हमको एटलीस्ट कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस आ गया। इनको वो भी नहीं। हमारे जनरेशन के कई लोगों को, जैसे मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही थी कि तुम्हारे ससुराल से एक भी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। मेरे लिए जैसे वो एक फांसी का फंदा जैसा मुझे लगा कि मेरे भैया घर वालों को खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो। तो ये सारी चीजें आज नहीं होती। पहले कहते थे कि डोली में जा रही हो तो अर्थी में ही वापस आना। और आज भी मुझे कई ऐसी लड़कियां मिलती हैं कि जिनके माँ बाप सपोर्ट करने की कंडीशन में नहीं है, या नहीं करना चाहते कि अगर तुमने डिवोर्स किया है तो। लेकिन
तो ये बहुत सारी चीजें कम हो गई है, तो लड़की को घर से निकलना बहुत आसान हो गया है और शादियां टूटना बहुत आसान हो गया है। आज आप फैमिली कोर्ट में जाओगे तो वहां पे डेट नहीं मिलती, इतना ज्यादा बिजी रहते हैं। यंग लोग मजाक करने लगे। मैं बीच में एक वो रील देख रही थी, उसने कहा, वो कुछ 35 साल की उम्र का था, वो कह रहा था कि अब मैं उस उम्र में पहुंच गया हूँ जहां ज्यादातर मेरे दोस्तों ने शादी, जिन्होंने शादी की थी, अब वो डिवोर्स करने लगे। मतलब कि 5 से 1 साल में तो डिवोर्स होना ही होना है, डिवोर्स करने की उम्र हो जाती है, इतना इतना कॉमन हो गया है ये सब चीजें। इसमें शादियां चलाना इज अ स्पेशल एक्ट। वो जो था ना कि शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा, ना। अगर आपका लड़का बेवकूफ है, आपकी लड़की को कुछ नहीं समझता, आपकी लड़की चिल्लाती है, झगड़ा करती है, तो प्लीज शादी मत कराइए। वो जो चीज थी ना, शादी करा दो सब ठीक हो जाएगा, फिर शादी करने के बाद में फिर क्या, अरे बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, ये सब अब नहीं चलने वाला। अपने बच्चों को शादी के लिए रेडी करिए, उनकी शादी के लिए आप अपने आप को रेडी करिए। तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट विल बी अ लॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ गुड फीलिंग्स। मुझे आप अगर पर्सनली पूछे तो मेरा स्ट्रांग मानना है कि शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की को अलग रहना चाहिए, दूसरे घर में, नॉट विद पेरेंट्स। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, ये रूल होना चाहिए कि 2 साल तक कम से कम दोनों डेफिनेटली अलग रहें, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को ही समझने के लिए इतना टाइम देने की जरूरत है कि इसमें जब पूरा परिवार का बोझ आ जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और जब शुरुआत में दूर रहते हैं ना, तो बाद में रिश्ते बेटर रहते हैं। साथ में रहकर स्टार्टिंग के दिनों में एक दूसरे से झगड़ा कर करके जब अलग होते हो, तो जिंदगी भर के लिए रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो बच्चे की खुशी के लिए, उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए अगर शादी कराना चाहते हैं हम, तो हमको ये सारी चीजें पहले सोचना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत सारे काउंसलर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाना नहीं चाहते हैं तो मेल अवेलेबल है, फीमेल अवेलेबल है। अपने आप का काउंसलिंग कराइए और अपने बच्चों को जबरदस्ती भेजिए अगर शादी की बात हो रही है। विद दैट आई थैंक यू सो मच आप लोगों